Good evening, friends. Today we are discussing about IATMM 2019 चैप्टर 9 मैन पावर। ठीक है, ट्रैक मशीन मैनुअल का चैप्टर 9 है जिसका टॉपिक है मैन पावर। मैन पावर से हम क्या समझते हैं? मैन पावर ये है कि जैसे अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए मैन पावर की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो ये जो टॉपिक है, जब ये ट्रैक मशीन की बात हो रही है तो ट्रैक मशीन को ऑपरेट करने के लिए पूरा सिस्टम, जो ट्रैक मशीन सिस्टम जो है, ZTMD, सैटेलाइट डिपोज और जो CPUH, इन सबको ऑपरेट करने के लिए क्या हमें मैन पावर कितनी लगेगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉप ये जो चैप्टर्स है उसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले वी स्टार्टिंग। ठीक, ओके। तो पैरा 901 जनरल क्या बोलता है? Manpower is the most precious and important resource for operation and maintenance of track machines। ठीक है ना, बात हुई हुई मतलब ट्रैक मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैन पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना। ठीक है, ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ट्रैक मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ही स्किल्ड और ट्रेन्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। जो ट्रैक मशीन जो स्टाफ्स एंड सुपरवाइजर्स होते हैं वो दे आर ऑलराउंडर एक्चुअली। क्योंकि हम ट्रैक मशीन्स जो होती है वो ट्रैक पर काम करती है तो हमें PV की जानकारी भी होनी चाहिए। हम सिग्नलिंग मूवमेंट होता है, मशीन का मूवमेंट होता है तो सिग्नल के बारे में जानकारी तो हमें, जो रनिंग स्टाफ होता है उस उनके जैसा भी वर्क करना होता है। फिर हमें अपने मशीन के बारे में, जैसे हाइड्रोलिक्स के बारे में जानकारी होगी, मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी फिटिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्दर फिर अपने स्टोर हाउस कीपिंग जो है, कैंपिंग कोचेस होते हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट स्टाफ डीलिंग भी करना है तो दे आर ऑलराउंडर एक्चुअली। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे आगे। तो आगे पढ़ते हैं। स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू मैन sophisticated ट्रैक मशीन फॉर देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, तो जो ट्रैक मशीन को ऑपरेट करने के का जो ट्रैक मशीन को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या स्किल एंड ट्रेन स्टाफ की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, की ज़रूरत है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। द स्केल ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर मशीन वर्किंग इज फिक्स्ड फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज। जो मैन पावर का जो है स्केल के बारे में बताया गया है कि स्केल, मैन पावर का जो स्केल है वो किस किस आधार पे होगा उसके बारे में बताया गया है। इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया जनरली, जैसे फील्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। फील्ड ऑपरेशन मेंटेनेंस जैसे ट्रैक मशीन्स होती है, इंडिविजुअल मशीन जो होती है वो फील्ड में वर्क करती है तो उसमें मैन पावर का स्केल क्या होगा, इसके मतलब कितना स्टाफ होगा उसमें, है ना, उसके बारे में। फिर क्या होगा? फील्ड सुपरविजन, टेक्निकल एंड जनरल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस एट सैटेलाइट डिपो और फॉर फ्लीट ऑफ मशीन्स। ठीक है ना, मतलब कि फिर जो फील्ड में जो मशीन चल रही है उनका सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर चाहिए, फिर टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए उनके लिए, तो उसके लिए एक सैटेलाइट डिपो रहेगा। तो सैटेलाइट डिपो में के लिए मैन पावर का क्या स्केल रहेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे इसमें आगे चल के। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एट जोनल डिपो। ठीक है ना, तो जो मशीन्स होती हैं वो जोनल डिपो में रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आती है तो वहाँ पे क्या हमें मैन पावर का स्केल होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा, आगे बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर POH एंड CPOH वर्कशॉप। CPOH वर्कशॉप में रिपेयर मेंटेनेंस होता है ना, तो उसके बारे में। तो यहाँ देखो फील्ड ऑपरेशंस मतलब मशीन, इंडिपेंडेंट मशीन जो चलती है वहाँ पे। सैटेलाइट डिपोज जो होते हैं, सैटेलाइट डिपो जनरली हर डिवीजन का एक होता है। फिर जोनल डिपोज की बात करें तो जोनल डिपोज जो होते हैं वो हर जोन में एक होता है ना। बहुत सारे, किसी जोन में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं लेकिन उनका एक से एक जो जोनल डिपो बनाया जाएगा। फिर होता है CPOH, ये सब इनके फुल फॉर्म भी आते हैं जनरली। तो CPOH मतलब सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, है ना। तो ये नेशनलाइज वर्कशॉप्स होते हैं जो हर रेलवेज के लिए डेडिकेटेड होते हैं कि इस रेलवेज की मशीन्स है इस CPOH में जाएगी। जो कन्वेंट के हिसाब से आप वो का टाई अप होगा तो उस हिसाब से वो होता है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं।
The scale of manpower for activities 1A, B and C above is given in Annexure 9.1। ठीक है ना, ये लाइन समझ में आई। मतलब स्केल ऑफ मैन पावर एक्टिविटीज जो ए बी सी, मतलब ये फील्ड में, सैटेलाइट एंड जोनल डिपो में जो मैन पावर का जो स्केल है वो एनेक्सा 9.1 जो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। और जो स्केल ऑफ मैन पावर फॉर सीपीएच वर्कशॉप इन एनेक्सर 9.2, और जो सीपीएच में जो मैन पावर का जो स्केल है उसके बारे में 9.2 में दिया है। चलिए हम एनेक्सर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो एनेक्सर 9.1 ये क्या है? वेटेज फैक्टर फॉर ट्रैक मशीन्स एंड यार्ड स्टिक्स फॉर स्टाफ। ठीक है ना, वेटेज फैक्टर, हर मशीन का एक वेटेज फैक्टर्स होता है, उसके आधार पे उसकी स्टाफ की स्ट्रेंथ को डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो उसी के बारे में है वेटेज फैक्टर फॉर ट्रैक मशीन्स। ठीक है, सबसे पहले जैसे टैंपिंग मशीन्स, टैंपर्स हो गया, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग लेइंग मशीन, इनका वेटेज फैक्टर क्या होता है? 1। ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये वेटेज फैक्टर आते हैं, पूछा जाता है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मशीनों का हम याद कर लें। ठीक है ना, तो टैंपिंग मशीन डीटीएस, मतलब अपना डीजीएस मशीन जो होगा, और पॉइंट क्रॉसिंग वाली जो मशीन्स होती है, पॉइंट क्रॉसिंग लेइंग जो मशीन्स होती है, उसका जो है वेटेज फैक्टर 1 होता है। उसी तरह से मोबाइल फ्लश वेल्डिंग का V1 होता है। टैंपिंग एक्सपर्ट डायनामिक, मतलब डायनामिक डी, अपनी जो डीटी मशीन है, डायनामिक टैंपिंग डीटी मशीन होती है, उसका वेटेज फैक्टर होता है 1.5। सेम उसी तरह से पैलास रेगुलेटिंग यूटिलिटी व्हीकल अन आरबीएमबी, मतलब यूटीवी, बीआरएम, आरबीएमबी, इनका वेटेज फैक्टर 0.5 होता है। सेम उसी तरह से बीसीएम या एसबीसीएम, मतलब एफआरएम मशीन जो होती है, उनका 1.5 होता है। फिर जो है एचओबीसीएम एंड एचओएसबीएम, है ना। एचओबीसीएम मतलब हाई आउटपुट बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, जो बीसीएम जो होती है उसके हाई आउटपुट होती है RM900 वो, और हाई आउटपुट्स एफआरएम जो होती है, इनका वेटेज फैक्टर 1.75। ठीक है, ठीक उसी तरह से टीआरटी मशीन का वेटेज फैक्टर 3 होगा। ठीक है ना, 3 इन द सेंस जैसे टैंपर्स है, टैंपर्स में वेटेज फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे जो वेटेज फैक्टर 1 में जो भी स्ट्रेंथ होगी उसका मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स रहेगा इसमें टीआरटी में, है ना। इस तरह से वेटेज फैक्टर क्या है? वेटेज फैक्टर होता है उस हिसाब से एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ निकाली जाएगी। तो यही वेटेज फैक्टर है एक्चुअली। ठीक है ना, सेम ऐसी जो मग डिस्पोजल एमडीयू होता है उसका 0.5 होगा, है ना। रेल इंस्पेक्शन व्हीकल का 0.8। रेल ग्राइंडिंग मशीन जो होती है इसमें 8:16 स्टोन या 8 स्टोन या स्विच रेल्स वाली होती है, तो उसका 1 रहेगा। 72 स्टोन्स वाली आरजीएम रहेगी तो 4.5, एंड आरजीएम 96 स्टोन्स वाली रहेगी तो 4.75 वेटेज फैक्टर रहेगा। ठीक है ना, तो ये वेटेज फैक्टर हमको याद रखने हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट है, अब ये स्केल ऑफ मैन पावर फॉर फील्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए थे। तो फील्ड ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए ट्रैक मशीन्स में कितने में इस मैन पावर लगेगा उसके बारे में। जैसे प्लेन ट्रैक टेम्पर, जैसे ड्योमेटिक एंड सीएसएम की अगर बात करें तो 2 जेईएसएसई होने चाहिए। 3 ट्रैक मशीन मेंटेनर टीएमएम, जो अपने आर्टिजन स्टाफ 3 होंगे। और जो मशीन असिस्टेंस, मतलब एटीएम, जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन से होते हैं ना, हेल्पर्स से होते हैं, वो 3 होने चाहिए। एक कुक रहेगा। और टोटल कितने स्टाफ हो गए? 8। क्योंकि देखो, सुपरवाइजर्स 2, 3 ये हो गए और 3 ये, 6, 8 हो गए। और कुक को काउंट नहीं किया, क्योंकि कुक जो है वो मशीन स्टाफ नहीं होता है, वो कैंपिंग कोचेस से रिलेटेड है, वो तो मशीन ऑपरेशन वर्किंग से रिलेटेड नहीं है ना, क्योंकि हम तो मशीन ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको, एक कुक को हम कंसीडर नहीं कर रहे। टोटल 8 का स्ट्रेंथ होगी इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट है फॉर मोबाइल फ्लश वेंडिंग में सेम ये आपको स्ट्रेंथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जनरली हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम इस डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं तो कितने मशीन में कितना स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे सेम टैंपिंग एक्सप्रेस में 2 सुपरवाइजर, 4 स्टाफ टेक्नीशियंस में 4, एटीएम में तो टोटल 10 हो गया। ठीक है ना, सेम इस तरह से डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस में कितना होने चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में करना है। ये सेम, ये जैसे बीसीएम हो गया, हाँ, डीडीएस की बात हो गया, एचओबीसीएम में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना।
सेम इसी आगे चलते हैं तो HOSFRM मतलब हाई आउटपुट SBCM मतलब हाई आउटपुट शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन मतलब हाई आउटपुट FRM हो गया। UTV सब तमाम मशीनों के बारे में दिया हुआ है। सब मशीन में स्टाफ की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कुक कितने होने चाहिए, उस तरह से बताया गया है। जो सबसे ज़्यादा अपना वेटेज फैक्टर वाली मशीन थी RGM 92 टन, तो वहाँ पे देखिए 10 सुपरवाइजर्स होने चाहिए, 14 आर्टिजन स्टाफ एंड 14 असिस्टेंट स्टाफ और 2 कुक रहेंगे। टोटल जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 38 की रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब तो ये स्टाफ का हो गया। अब आगे देखिए, आगे जो है स्केल ऑफ स्टाफ फॉर फील्ड सुपरविजन, टेक्निकल एंड जनरल सर्विसेज फॉर सैटेलाइट डिपो। अब हम सैटेलाइट डिपो में की बात करें, आपने तो फील्ड का हो गया, मशीन्स में कितने क्या होने चाहिए। अब आपने इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैटेलाइट डिपो में सुपरविजन के लिए फील्ड में जो मशीन चल रही है ना, इनके सुपरविजन के लिए हमें गस्टेड ऑफिसर भी चाहिए, नॉन गस्टेड भी चाहिए। तो उसके बारे में क्या क्या होना चाहिए, तो गस्टेड पोस्ट की बात कर रहे हैं ना सैटेलाइट डिपो में। तो जूनियर सीनियर स्किल पोस्ट फॉर फील्ड सुपरविजन के लिए गस्टेड ऑफिसर की बात करें तो 1 पोस्ट ऑफ जूनियर और सीनियर स्केल फॉर ईच डिवीजन फॉर होल्डिंग अप टू 12 मशीन यूनिट, है ना। अगर 12 किसी डिवीजन में 12 मशीन है तो उसके लिए एक जूनियर स्केल या सीनियर स्केल ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है ना। 2 ऑफिसर पोस्ट दैट इज 1 सीनियर स्केल एंड 1 जूनियर स्केल आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डिवीजन विथ मोर देन 12 यूनिट ऑफ ट्रैक मशीन्स, ठीक है ना। अगर किसी डिवीजन में 12 से अधिक ट्रैक मशीन्स है तब 2 गस्टेड ऑफिसर पोस्टेड रहेंगे, जिसमें से एक सीनियर स्किल ऑफिसर रहेगा और एक जूनियर स्किल ऑफिसर रहेगा, ठीक है ना। सेम इस तरह से नॉन गस्टेड पोस्ट की हम बात करते हैं तो स्टाफ रिक्वायरमेंट फॉर फील्ड ऑफ सुपरविजन, टेक्निकल एंड जनरल सर्विसेज including repair and maintenance shall be worked out on the following scale for a set of 6 track machine unit or part thereof in each division of satellite depot, ठीक है ना। तो 6 ट्रैक मशीन्स के लिए एक नॉन गेस्टेड पोस्ट जो रहेगी सुपरवाइजर स्टाफ उसकी रहेगी। आगे इसके बारे में बताया गया, एक चार्ट बना हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एडिशनल पोस्ट रिक्वायर्ड इन सैटेलाइट डिपो आर मेंशन इन द फॉल बिलो टेबल, ठीक है ना। तो कैटेगरी क्या, जैसे सैटेलाइट डिपो में क्या है, JSSC आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है ना। MCMO एंड ट्रैक मशीन मेंटेनर कितने चाहिए, 3, मतलब आपका RTN स्टाफ 3 रहेगा। और ट्रैक मशीन असिस्टेंट्स जो रहेंगे 3 रहेंगे। और फिर आपको एक क्लर्क या मटेरियल चेजर जो रहेगा वो 1 रहेगा, मतलब टोटल 9 रहेगा। 9 क्या है, फॉर द सेट ऑफ 6 ट्रैक मशीन यूनिट। अगर किसी डिवीजन में 6 ट्रैक मशीन्स होती हैं तो उसके लिए टोटल 9 स्टाफ सैटेलाइट डिपोज में रहेंगे, जिसमें से 2 SSCs होंगे, 3 आर्टिजन और 3 हेल्पर स्टाफ और एक स्टोर क्लर्क होंगे। इससे जगह जैसे जैसे मशीन बढ़ ज़्यादा होगी उसके मल्टीप्लाइड में इस तरह से इसको कैलकुलेट करके स्ट्रेंथ को बनाया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये जो है 2 ऐसे चीज़ें, ये 6 ट्रैक मशीन यूनिट के हिसाब से हुई, ठीक है ना। ऐसे मशीन बढ़ते रहेंगे उसके मल्टीप्लाई में उस हिसाब से ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे कुछ स्टार मार्क दिया उसको पढ़ते हैं। इन एडिशन 1 JESSC शैल बी प्रोवाइडेड इन टू असिस्ट इंजरिंग कंट्रोल फॉर मॉनिटरिंग एंड फीडिंग ऑफ ट्रैक मशीन प्रोग्रेस इन ई सैटेलाइट डिपो। इसके अलावा मुझे जो 6 ये जो इसके अलावा जैसे 2 सुपरवाइजर्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो है इन एडिशन बोला है, एक जो हमारे JESSC होंगे वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में वहाँ पर पोस्टेड रहेंगे, जो कि इंजन कंट्रोल फॉर मॉनिटरिंग, जो मशीन की मॉनिटरिंग होगी वो करेंगे, और जो ट्रैक मशीन की प्रोग्रेस होंगी उनकी फीडिंग करेंगे। मतलब TMS में उसकी फीडिंग होता है ना, मशीन की प्रोग्रेस की चेजिंग वगैरह करना, तो उसके लिए एक अलग से SSJ पोस्टेड किए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन एडिशन मिनिमम 1 पोस्ट ऑफ सीनियर लोको इंस्पेक्टर और लोको इंस्पेक्टर shall be provided in each division for monitoring of staff working on track machines, ठीक है ना। मतलब कि इसके अलावा जो है एक
लोको जो एल आई होता है ना अपना, एक एल आई भी पोस्ट किया जाएगा, जो क्योंकि मशीन ट्रैक मशीन जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सिग्नलिंग मूवमेंट होता है, तो एक प्रकार से ड्राइवर का भी काम करते हैं। तो उनके लिए एक एल आई भी नॉमिनेट किया जाएगा, जो उनको रूल्स के, जीएसआर के रूल्स के बारे में बार बार काउंसिल करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, है ना। उसके लिए एक एल आई भी रहेगा। आगे क्या गया, एडिशनल एडिशनल पोस्ट ऑफ एल आई कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ डिवीजन हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ जेएसएससी फॉर मोर देन 40। अगर किसी डिवीजन में 40 से अधिक सुपरवाइजर्स हैं, जेएसएससी हैं, तो वहाँ पे एक से अधिक एलआई भी पोस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर वो अलग अलग उनको नॉमिनेट किए जाएंगे, किस एलआई को कौन सा सुपरवाइजर नॉमिनेट किया जाएगा, इसका बारे में कहा गया है। फिर नेक्स्ट है स्केल ऑफ स्टाफ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जोनल डेपो, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो अपना साइट्स होते हैं फील्ड में कितना स्टाफ होना चाहिए हर मशीन में। फिर हमने पढ़ा सैटेलाइट डिपोज में क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब बढ़ाया गया है जोनल जेड टी एम डी, जोनल मेंटेनेंस डिपो जेड जो होता है, वहाँ पर इसके स्टाफ का स्केल क्या होना चाहिए उसके बारे में कहा। तो उसके बारे में देखो, गस्टेड पोस्ट की बात करें तो गस्टेड पोस्ट में क्या होनी चाहिए, अप टू 24 यूनिट्स ऑफ ट्रैक मशीन्स। मतलब अगर किसी डिवीजन जोन है ना, अगर 24 मशीन है, जब तक 24 मशीन है तो जूनियर स्केल तो नहीं रहेगा, सीनियर स्केल ऑफिसर एक रहेंगे, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जेजी ग्रेड के एक ऑफिसर रहेंगे। और 24 से 50 यूनिट ऑफ ट्रैक मशीन्स अगर हैं वहाँ पर, तो जूनियर स्केल नहीं रहेंगे, सेम वही एक सीनियर स्केल और एक जेजी ग्रेड ऑफिसर रहेंगे, ठीक है ना। सेम अगर 50 से 75 50 to 75 ट्रैक मशीन्स हैं अगर किसी जोन में, तो एक जूनियर स्केल, एक सीनियर स्केल और एक जेईजी ग्रेड के रहेंगे। अगर 75 से अधिक ट्रैक मशीन्स है तो एक जूनियर स्केल, दो सीनियर स्केल और एक जेईजी ग्रेड के ऑफिसर उसमें पोस्टेड रहेंगे। तो सिर्फ ये हो गया आपका, ऐसे जो है ये गजेटेड पोस्ट हो गई, ठीक है ना। सेम इसी में नॉन गजेटेड पोस्ट, नॉन गजेटेड में क्या हो जाएगा, जैसे ट्रैक मशीन सुपरवाइजर्स जो रहेंगे, सेम वही है जो अप टू 24 मशीन्स। फिर उल्टा लिख दिया है, 24 to 50 मशीन्स है, अगर 50 से 75 रहेंगी तब कितने रहेंगे, और 75 से अधिक ट्रैक मशीन्स है तब कितने सुपरवाइजर रहेंगे। तो जैसे अप टू 24 मशीन है तो 6 जेड में टोटल 6 जेएसएससी होंगे। अगर 24 to 50 ट्रैक मशीन्स है किसी जोन में तो 11 सुपरवाइजर जेएसएससी होंगे जेड में। और 50 to 75 है तो 15 होंगे, और 75 से अधिक है तो 18 होंगे। सेम ज़्यादा स्टाफ के बारे में है ना। तो स्टाफ जैसे मैं गो थ्रू कर रहा हूँ इसमें, आप देख लीजिए ना। उसके बाद ट्रैक मशीन असिस्टेंट रहेगा तो इतना आपको चाहिए रहेगा, कि ट्रैक मशीन यूनिट की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, है ना। सेम ओएस कितने रहेंगे, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनो कितने रहेंगे, वॉचमैन, स्टोर क्लर्क, पर्सनल क्लर्क, है ना। इस तरह से टोटल कितने रहेंगे, जैसे 24 तक कितने थे, 44 पूरा स्टाफ स्ट्रेंथ रहेगी। 24 से 50 तक ना, 50 75 तक 98, और अब वो 75 है तो 111 टोटल रहेगी, है ना। इसमें फिर एक नीचे कॉलम क्या दिया हुआ है, इन एडिशन 3 JSSC shall be provided for round the clock functioning of control office in each zonal depot as well as headquarter office of the railway. Total 6 JSSC TM पर जोन, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब ये जो है, इसके अलावा जो है 3 जेएसएससी जो है राउंड क्लॉक में रहेंगे, जो कि क्या है, जोनल डिपो में 3 रहेंगे। जोनल डिपो का जो कंट्रोल रहेगा ना, कंट्रोल ऑफिस जोनल डिपो का रहेगा, तो वहाँ पे 3 रहेंगे, और हेडक्वार्टर ऑफिस रहेंगे वहाँ पे 3 रहेंगे, जैसे टोटल 6 पर जोन में रहेंगे। तो क्योंकि राउंड क्लॉक मतलब ये है कि भाई मशीन्स तो 7 डेज वर्किंग हो रही है ना। तो 7 डेज वर्किंग हो रही है तो संडे को भी काम पड़ सकता, समझ कुछ ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए वो अपना राउंड क्लॉक, है ना, उस तरह से होगा। नेक्स्ट है नोट फॉर पैरा 2 3 4, और ऊपर जो पैरा दिए गए ना उसके बारे में है। वेटेज फैक्टर फॉर पैरा 1 शैल बी अप्लाइड एन यूनिट ऑफ ट्रैक मशीन कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रैक मशीन विद द वेटेज फैक्टर, ठीक है ना। वही जो हमने कहा ना, जो वेटेज फैक्टर जो रहेगा वो मल्टीप्लाइंग, जैसे किसी मशीन जैसे आरजीएम का
टीआरटी का 3 था, तो और टेम्पर्स का 1 था, तो 3 टाइम्स हो गया ना मल्टीपल, तो जितना स्टाफ उसमें है उसका 3 टाइम्स इसमें लगेगा, वही कहा गया है वेटेज फैक्टर के बारे में। पोस्ट ऑफ जेई एसएससी जे एसएससी एमसीएम टीएमएम मशीन असिस्टेंस shall be operated as cadre post and the post of cooks are will be operated as ex cadre post। ठीक है ना, जो हमारे ऑपरेशन स्टाफ होंगे वह कैडर ग्रुप पोस्ट में आएंगे, और जो कुक रहेंगे वो एक्स कैडर ग्रुप में आएंगे। ठीक है ना। Requirement of cook for DTS shall be met without of the provision made for the machine to which these machine are attached। मतलब जो DTS मशीन होगी, जो DGS मशीन होती है, वो जिस भी मशीन के साथ अटैच रहेगी वो कुक जो है उनको भी मतलब उनके लिए भी कुकिंग का वर्क करेगा, है ना। मतलब जो भी मशीन के साथ, जिस मशीन के साथ DTS वर्क कर रही है, तो कुक उनके लिए भी वो वर्क करेगा। ठीक है ना। For all above categories, additional requirement of leave reserve at 12.5%, rest giver at 47% for 3-week roster and 16.5% for weekly roster, and trainee reserve at 4% shall be considered to work out total requirement। ठीक है ना। इसके लिए जो ऊपर तो दिया गया था ना, ये वीकली रोस्टर के हिसाब से था। वीकली रोज में 6 डे वर्किंग 1 डे रेस्ट। ठीक है ना। तो उसके आधार पे क्या हो जाए, उसमें अपने को क्या चाहिए, रेस्ट लीव रिजर्व चाहिए भाई। किसी को लीव भी चाहिए रहेगी तो उसके लिए लीव रिजर्व आपको 12.5% चाहिए रहेगा। जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 12.5% लीव रिजर्व रखना पड़ेगा। और रेस्ट गिवर जो रहेंगे 40 से, अगर 3 वीक रोस्टर है 21 डेज का वर्किंग होता है ना, 21/7 का रोस्टर है, तो वहाँ पे 47% रेस्ट गिवर रहेंगे। और जो वीकली रोस्टर रहेगा उसमें 16.5% वीकली रोस्टर रहेंगे, और ट्रेनी रिजर्व 4% रहेंगे। ठीक है ना। Satellite and zonal depot shall have 7 days working, and RG shall be considered for these also। ठीक है ना। तो जोनल मशीन जो होती है 7 डेज वर्किंग होगी यहाँ पे। ठीक है ना। और रेस्ट गिवर्स आर कंसिडर ऑल्सो, तो यहाँ पर रेस्ट गिवर भी रहेंगे क्योंकि 7 डेज वर्किंग है। क्योंकि मशीन तो 7 डेज वर्क करती है, 6 डेज वर्क करना है, एक दिन रेस्ट करना है, तो आपस में मैनेज करेंगे। रेस्ट गिवर जो है आपस में वो मैनेज करेंगे, इसके लिए भी कंसिडर करना है अपने को। ठीक है ना। नेक्स्ट है distribution and designation of individual posts in various categories shall be based on restructuring formulation and percentage distribution of various types of grade applicable from time to time। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट है द nomenclature of track machine maintainers cover all types of artisan staff required for operation and maintenance of machine। जो ट्रैक मशीन मेंटेनर टीएमएम जो बोला जाता है ना, वो जो आर्टिजन स्टाफ होते हैं, वो जो ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है जिनको, तो वो उसका नॉमेनक्लेचर टीएमएम बोला है। पूरा ट्रैक मशीन जो मैनुअल्स रहेगा वहाँ पे ट्रैक मशीन मेंटेनर या टीएमएम बोला जाएगा। जो अपने टेक्नीशियंस 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3 जो होते हैं, वो आर्टिजन स्टाफ जो होते हैं उनको टीएमएम बोला गया है, तो उनका नॉमेनक्लेचर टीएमएम रखा गया है यहाँ पर मैनुअल्स में। ठीक है ना। नेक्स्ट है एनेक्स 9.2, है ना। 9.2 के बारे में भी हमने उसमें दिया था। उसमें क्या था, सीपीयूएच के बारे में था। 9.2 जो एनेक्सर है वो सीपीयूएच के बारे में था। तो सीपीयूएच इसमें गस्टेड पोस्ट कितनी रहेगी, अगर 24 ट्रैक मशीन यूनिट पर ईयर आता है ना। टीएमयू मतलब ट्रैक मशीन यूनिट, एक साल में अगर 24 ट्रैक मशीन यूनिट्स पर ईयर आता है, तो एक जेईजी ग्रेड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर रहेंगे, एक सीनियर स्केल ऑफिसर रहेंगे, और 2 जूनियर स्केल ऑफिसर रहेंगे। सेम 50 ट्रैक मशीन यूनिट रहेगी, तो एक जेईजी ग्रेड ऑफिसर रहेंगे, 2 सीनियर स्केल और 3 जूनियर स्केल ऑफिसर रहेंगे। सेम उस तरह अगर हम नॉन गस्टेड पोस्ट की बात करते हैं सीपीयूएच में, तो details of non-gusted post CPUs required in 24 track machine unit and 200 tamping units and 50 track machine unit and 200 tamping unit given in Annexer 9.3 9.4। ये आगे दिया गया है, एनेक्सर में हम देखते हैं। मतलब जैसे ट्रैक मशीन यूनिट डेपो है, सीपीयूएच है, वहाँ पे अगर 24 ट्रैक मशीन्स एक साल में आती, ट्रैक मशीन यूनिट जो है 24 आती है, या 200 टैंपिंग बैंक्स आते हैं ना जो स्क्रिप है, तो उसके लिए
कितना स्टाफ का स्केल रहेगा उसका। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन रहेगा तो वहाँ पे एक एसएससी रहेंगे, 4 टेक्नीशियन रहेंगे, 3 हेल्पर रहेंगे, टोटल 8 स्टाफ रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, हाइड्रोलिक, लिफ्टिंग, है ना, ये तमाम तरह के सेक्शंस रहेंगे। तो उसके बारे में ऑफिस, ड्राइंग है, मशीन शॉप, टैंपिंग बैंक सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेल, इधर टोटल ये है इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो बताया गया है। ये 24 ट्रैक मशीन यूनिट एनुअल के हिसाब से होगा। सेम इसी तरह 9x9.4 में क्या है, 50 ट्रैक मशीन यूनिट के बारे में है। 50 ट्रैक मशीन यूनिट उसके हिसाब से डिजाइन किया। तो कितने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कितने रहेंगे, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में कितने रहेंगे, हाइड्रोलिक में कितने रहेंगे, है ना, जेडअप गियर बॉक्स है उस सेक्शन में कितने रहेंगे, है ना, मशीन शॉप में कितना स्ट्रेंथ रहेगी, ऑफिस में कितने रहेंगे, ठीक है ना। ऐसी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट पीयूएच साइट अटेंशन ग्रुप रहेगा। इसका टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहेंगी उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। ठीक है, हम वापस हम हमारे चलते हैं। ठीक है, एनेक्सर 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 हमने देख लिया है। आगे कहते हैं, while scale of manpower for activity A above has been laid down for each type of machine separately। ठीक है ना, जो मैन पावर का स्केल है, ए मतलब जो फील्ड में होता है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट जो सेपरेट मशीन के लिए कितना होगा वो बताया गया है। और जो बाकी है जो सैटेलाइट डिपो, जोनल डिपो एंड सीपीयूएच है ना, इनके लिए बेस्ड ऑन ट्रैक मशीन होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ मशीन, मतलब वो कितनी ट्रैक मशीन को वो उनके पास है डिविजन्स में, उसकी या जोन में जित कितनी मशीन है उसके हिसाब पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जो पॉइंट वन मतलब जो फील्ड ऑपरेशन वाला है, तो वो फील्ड के लिए जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट मशीन जितनी मशीन रहेगा वो रहेगा, और बाकी जो है मशीन कितनी वो होल्ड कर रहा है उनके लिए, है ना। ट्रैक मशीन होल्डिंग इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मशीन बाय वेटेज फैक्टर फॉर ईच टाइप ऑफ मशीन। ठीक है ना, वही होगा ना जो ट्रैक मशीन का जो रहेगा, इसका वेटेज फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर स्पेसिफाइड इन चैप्टर 8, द पीयूएच ऑफ द मशीन may be carried out either at nominated CPH workshop or by entering into a contract with the manufacturer और authorized सर्विस एजेंट और कम्बिनेशन ऑफ द टू। जैसे कि चैप्टर 8 में बताया गया है, जो पीएच होता है हर मशीन का वो नॉमिनेटेड सीपीएच वर्कशॉप में होता है। जैसे हर रेलवे का नॉमिनेटेड है कि इस रेलवेज की मशीन इस सीपीएच में जाएगी, है ना। या फिर जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे मैन्युफैक्चर, जैसे मशीन का जो मैन्युफैक्चरर प्लाजन थ्योरर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ मशीन के सीपीएच कराने के लिए, या फिर कोई ऑथराइज एजेंट लिया हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो ऐसा, तो इस तरह से पीओएच सीपीएच कहाँ किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, it should be endeavor of railway to ensure manning of as per prescribed scale to ensure optimal utilization of machines। ठीक है ना। Creation of additional manpower based on scale commensurate with projected machine holding should be an annual exercise to ensure commissioning and deployment of new machine immediately upon receipt on zonal railway। ठीक है ना, जैसे ही जैसे इसमें बताया, जैसे कुछ हमें पता चल रहा है कि कोई कोई मशीन का कमीशन होने वाला, नई मशीन आने वाली, तो उसके लिए क्या करना, क्रिएशन ऑफ एडिशनल मैन पावर, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर को क्रिएट करना है, क्योंकि नई मशीन है कि उसमें नए सुपरवाइजर लगेंगे, आर्टिजन स्टाफ लगेगा, हेल्पर स्टाफ लगेगा, तो उसके लिए क्रिएशन मैन पावर हमें करना है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिलती है कि जोनल रेलवेज से मिलती है कि यहाँ आपके डीप डिवीजन में जो है ये मशीन आने वाली, तो हिसाब से हमें पोस्ट क्रिएट करना है, स्टाफ को बना के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग्स के बारे में। ट्रेनिंग ऑफिसर सुपरवाइजर स्किल्ड as well as unskilled staff is essential and important for proper operation and maintenance of modern and sophisticated track machine। जो हमारी ट्रैक मशीन्स, जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड ट्रैक मशीन्स है, इनको ऑपरेट करने के लिए हमें जो ऑफिसर, सुपरवाइज़र, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड स्टाफ होता है उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मशीन हमारी बहुत ही मॉडर्न होती है, हाईटेक मशीन आ रही हैं आजकल, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड इतनी महंगी मशीन्स होती है, करोड़ों में आती है मशीन। तो उनको ऑपरेट करने के लिए भी हमें जानकारी हो, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ना, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स
की करवाई जाती है रेलवे के द्वारा, ठीक है ना। तो और ट्रेनिंग जो है ऑफिसर्स के बारे में बताया गया किस तरह से होता है। तो दे शाल अंडरगो ट्रेनिंग कोर्स एट इरिसेन पुणे एंड IRTMTC एज ए पार्ट ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग, ठीक है ना। जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो इरिसेन पुणे में होती है, एंड IRTMTC जो इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, वहाँ पर होती है। इनिशियल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो, ठीक है ना, वो उनके पार्ट में है वो। इन एडिशन, इसके अलावा, ऑफिसर वर्किंग इन ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन shall undergo special course on track machines conducted from time to time by IRISEN, IRTMTC and OEM, ठीक है ना। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब इसके अलावा जो ट्रैक मशीन में ऑफिसर्स जो हैं, उनके लिए इरिसेन या ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर या OEM के द्वारा कुछ स्पेशल कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ऑफिसर्स के लिए, ठीक है ना। तो वो उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे। दे शाल ऑल्सो बी एक्सपोज टू फैसिलिटीज अवेलेबल विथ OEM इन इंडिया एज वेल एज अब्रोड, ठीक है ना। अगर कोई OEM कोई ऑर्गेनाइज करा रहा है, OEM ऑर्गेनाइज करा रहा है इंडिया या अब्रोड विदेश में कोई ट्रेनिंग करा रहा है, तो सारी सुविधाएं वो उसमें अपनी मुहैया कराएगा, ठीक है ना। आगे क्या कहा है, ऑल ऑफिसर्स शाल बी इम्पार्टेड हैंड ऑन ट्रेनिंग टू लर्न बेसिक ऑपरेशन ऑफ ट्रैक मशीन एट द IRTMTC एंड जोनल रेलवे, ठीक है ना। तो ट्रैक मशीन जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पे जो वहाँ पर जो है ट्रेनिंग सुपर जो ऑफिसर्स रहेंगे उनको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा मशीन के ऑपरेशन के से संबंध के बारे, मशीन के ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन के लिए बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, कि मशीन कैसे वर्क करती है, क्या होता है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनको। फिर नेक्स्ट आता है SSC एंड JEE ट्रैक मशीन की ट्रेनिंग के बारे में। दे शैल अंडरगो इनिशियल कोर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और आफ्टर इम्पेनलमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JEE फ्रॉम MCM और TMM एज द केस में बी, ठीक है ना। अगर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ तो इनिशियल कोर्स पे जाएगा, या फिर MCM या आर्टिजन स्टाफ से वो प्रमोट होके या इम्पेनलमेंट होके JEE में आ गया है, तब उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। फिर क्या, thereafter they shall undergo रिफ्रेशर कोर्स वंस इन 3 years एट IRTMTC, ठीक है ना। इसके बाद जो रिफ्रेशर कोर्स रहेगा वो हर 3 साल में IRTMC TMTC में कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है जनरल एग्जाम में कि ये JEE जो ट्रैक मशीन्स होते हैं उनका रिफ्रेशर कोर्स कब होता है और कहाँ होता है। तो रिफ्रेशर को हर 3 साल में होता है और IRTMTC प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, ठीक है ना। फॉर नॉलेज रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ वर्किंग इन द फील्ड दे शाल टेक GSR courses at zonal training center initially and refresher course once in 3 years, ठीक है ना। इसके अलावा जो है GSR जो कोर्स होता है, GSR का जो कोर्स होता है ZTC जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो नॉमिनेटेड रेलवेज के लिए रहते हैं वहां पर भेजा जाता है, जो कि हर 3 साल में रिफ्रेशर कोर्स होता है। तो इनिशियल कर लिया, उसके फिर रिफ्रेशर कोर्स कब होगा, वंस इन 3 years में भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो दो तरह के कोर्स होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए IRTMTC में जाएगा जो, और रिफ्रेशर कोर्स हर 3 साल में होगा। और GSR की ट्रेनिंग जो होती है करने उसका रिफ्रेशर कोर्स ZTC में होगा और हर 3 साल में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है training facilities with OEM and manufacturer in India as well as abroad shall also be organized। इनके लिए जो सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटी जो OEM है, जो अपना प्लाजर्स जनरली OEM हैवी मशीन प्लाजर की मशीन है तो OEM प्लाजर हो गया, तो वो अब्रोड में या इंडिया में अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। They shall also be imparted training by organizing special courses including that of establishment from time to time, है ना, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कोई मशीन्स नई मशीन लॉन्च हुआ है या नई मशीन कुछ नया फंक्शंस आया है या कोई नया मॉडल आया है ना, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक स्पेशल कोर्सेज भी बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी भेजा जाएगा। न्यू New appointees should be exposed to all types of machine available on the zonal railway
एज अ पार्ट ऑफ देयर फील्ड अटैचमेंट। ठीक है ना, अगर कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है किसी सुपरवाइजर का, तो वो जोन में चलने वाली जितनी मशीन है, हर मशीन की उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको फील्ड ट्रेनिंग के नाम से बताया गया। फील्ड अटैचमेंट जो है, फील्ड ट्रेनिंग के नाम पे उसको हर मशीन पे इस मतलब प्लान बना के हर मशीन पे उसको थोड़ा थोड़ा जानकारी दी जाएगी, जिससे उसको सारी मशीन की जानकारी हो, बिकॉज आगे चल के मशीन उन्हें तो ऑपरेट करनी है ना, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ क्या हो, कौन 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 होता है हमारा, एमसीएम एंड ट्रैक मशीन मेंटेनर। वर्किंग इन द ट्रैक मशीन organization shall undergo regular course designed for different categories at IRTMTC इलाहाबाद and field training as specified। ठीक है ना, जो ट्रैक मशीन मेंटेनर और एनसीएम जो होते हैं, ये इनको भी टेक्निकल नॉलेज के लिए IRTMTC इलाहाबाद में फील्ड ट्रेनिंग के IRTMC इलाहाबाद में भेजा जाएगा टेक्निकल जानकारी के लिए। ठीक है ना, और फिर क्या लिखा, दे शाल अंडरगो रिफ्रेशर कोर्स एट IRTMTC एवरी 5 years। ठीक है ना, अगेन इंपॉर्टेंट कि जो सुपरवाइजर्स था उनके लिए तो हर 3 साल में टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है ना, GSR हो चाहे IRTMTC में रिफ्रेशर कोर्स हो, लेकिन यहाँ जो टेक्निकल स्टाफ, जो टेक्नीशियंस आर्टिजन स्टाफ होता है, उनका रिफ्रेशर कोर्स एवरी 5 years में होता है IRTMTC इलाहाबाद में। ठीक है ना, नेक्स्ट आता मशीन असिस्टेंस। ठीक है ना, असिस्टेंट। Those joining railway service directly entry through RRC shall be given 2 week training on the line similar to the that of trackman। ठीक है ना, जो मशीन असिस्टेंट होते हैं उनकी जो 2 weeks की ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक है, जो आरआरसी से रिक्रूटमेंट होकर आते हैं उनकी 2 weeks की, मतलब 14 days हुआ ना, तो 12 days हुआ, संडे निकाल दिए तो 12 days जो होता है, 12 days की ट्रेनिंग दी जाएगी जिनको, जैसे कि ट्रैकमैन्स की होती है ना। फिर सुटेबल कोर्स प्लान शाल बी डिवाइस्ड विथ लिबरल यूज ऑफ वीडियोस शोइंग वर्किंग ऑफ ट्रैक मशीन एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, तो उसमें जो है उनको डिफरेंट मशीन्स की वर्किंग के बारे में, वीडियोस के बारे में बताया जाए, जिससे उनको ट्रैक मशीन की वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। उससे वीडियोस में देख के वो सीखेंगे किस तरह से काम होता है, कि मशीन कैसे क्या वर्क करती है, वो वीडियोस के माध्यम से वो लोग सीखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है पैरा 904 रोस्टर के बारे में। ठीक है ना, अब मशीन वर्क कर रही है तो ड्यूटी रोस्टर भी तो रहेंगे, तो ड्यूटी रोस्टर के बारे में कहा गया है, डायनेमिक working roster has to be followed for working of track machine in the field based on availability of traffic block and requirement of the work site। जो ट्रैक मशीन स्टाफ जो होता है ना, उनका जो ड्यूटी आवर, जो फील्ड में जो मशीन काम कर रही है, तो वो वेरी कर सकता है, जो कि उस एरिया में जो कॉरिडोर ब्लॉक क्या है, ट्रैफिक ब्लॉक किस टाइम पे मिल रहा है, वर्षा कंडीशन क्या है, और इसलिए जो ड्यूटी रोस्टर रहेंगे वो डायनामिक रहेगा, मतलब वो कभी भी चेंज किए सकते हैं ना, मतलब वहाँ की कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड किए जाएंगे कि मतलब ब्लॉक की वर्किंग क्या है, कॉरिडोर ब्लॉक का टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, the guiding principle shall be optimum utilization of machine and fixing of working hours of machine shall according with the aim to keep the overall working time within prescribed duty hours for the as far as possible। मतलब ड्यूटी आवर्स जो है वो ऐसे रखे जाते हैं जिससे कि ड्यूटी आवर्स भी हो जाए और मशीन का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाए, जैसे ब्लॉक भी ऑपरेट हो जाए, इस तरह से मशीन का ड्यूटी आवर्स फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, वीकली एंड 3 week रोस्टर में बी फॉलोड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे। तो रेलवे की जो ज़रूरत के हिसाब से वीकली रोस्टर्स भी रहेंगे, या 3 week रोस्टर, या 21/7 का रोस्टर जिसको बोला जाता है, वो रहेगा। वो रेलवे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा जाएगा, था ना। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वीकली रोस्टर में एक्चुअल होता क्या है। ठीक है ना, roster of the staff working in track machine organization falls under continuous classification of as per HOER। ठीक है ना, जो ट्रैक मशीन स्टाफ जो होते हैं वो कंटिन्यूअस कैटेगरी में आते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है ना, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, इसेंशियल, इंटरमीडिएट, एक्सक्लूडेड, ये 4 कैटेगरी में होता है। एच यू आर का नाम एक्चुअली चेंज हो गया है,
HWPR हो गया है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, HUR का न्यू नेम भी क्या हो गया है, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, HWPR इसको आजकल बोला जाता है। ठीक है ना, the staff is rostered to work for a period of 6 days at a stage followed by 1 day of rest। ठीक है ना, तो जो 7 days रहेगा वीकली रोस्टर में क्या होगा, 6 days की वर्किंग रहेगी, 1 day का रेस्ट रहेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम द स्टाफ विल गवर्न by extend instruction under HOAR in regard to the principle of averaging। ठीक है ना, इस ओवर टाइम का जो प्रोविजन रहेगा वो HOAR में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जहाँ पे भी हम HOAR बोल रहे हैं उसको HWPR आप रीड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि HOAR का नाम चेंज हो गया है और पुराना हैबिट में है तो हम लोग वही बोल रहे हैं, जबकि HWPR है आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। अब 3 वीक रोस्टर जो 21/7 का रोस्टर रहेगा उसके बारे में क्या है देखते हैं। Staff working on track machines may be rostered to work for a period of 3 weeks at a stretch followed by continuous rest of a period of 1 week at headquarters। ठीक है ना, मतलब जो 21/7 का रोस्टर जो 3 वीक रोस्टर रहेगा उसमें 3 वीक्स जो रहेगा वो कंटिन्यूस ड्यूटी रहेगी उसके स्टाफ की, और 1 वीक टोटल 1 वीक का जो रेस्ट रहेगा हेडक्वार्टर में। ठीक है ना, हेडक्वार्टर में कंटिन्यूस 1 वीक का वो रेस्ट करेगा। The 3 week continuous roster will include the actual period of journey undertaken from headquarter to the place of work and back। और जो 3 वीक्स का जो वर्किंग रहेगी उस 3 वीक्स में हेडक्वार्टर से मतलब वर्क साइट से हेडक्वार्टर आना और हेडक्वार्टर से मशीन वर्क साइट पर जाने का जर्नी भी उसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है ना, The individuals shall not be employed for more than 12 hours on any day। ठीक है ना, किसी भी परिस्थिति में 3 वीक रोस्टर की बात हो रही है, किसी भी परिस्थिति में एक दिन में 12 घंटे 12 आवर से ज़्यादा ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना, 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी है। शाल कहीं नहीं करनी चाहिए, शाल नॉट बोला, नहीं करनी चाहिए मतलब। ठीक है ना, in respect the overtime the staff will governed by extant instructions under HOAR in regard to the principle of averaging as applicable in 3 वीक रोस्टर। जो HOAR में दिया गया है ओवर टाइम का प्रोसेस के आधार पे ओवर टाइम डिसाइड किया जाएगा। The implementation of 3 वीक roster shall be governed by exemption communicated by Railway Board from provision of Railway Act 1989 from time to time। अब वो डिपेंड करता है ना, ये ऑप्शनल है रेलवेज में, अब वो रेलवे का अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि कहीं वीकली रहेगा कहीं 3 वीक्स रोस्टर रहेगा, तो वो उसमें एग्जाम्पशन दिया है रेलवे बोर्ड ने कि आपने रेलवे अपनी सहूलियत के हिसाब से वीकली या 3 वीक रोस्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ड्यूटी आवर्स फॉर फील्ड, फील्ड में ड्यूटी आवर्स के बारे में कहा है। द एक्चुअल ड्यूटी आवर्स फॉर स्टाफ वर्किंग इन वेरियस ट्रैक मशीन्स in field shall be decided by senior DN or DN considering availability of traffic blocks, corridor block over the section where the machine are deployed। तो जो मशीन का जो ड्यूटी रोस्टर है वो डिसाइड कौन करते हैं, वो सीनियर डीएन और डीएन साहब डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके सेक्शन जो मशीन चल रही वहाँ पे क्या कॉरिडोर ब्लॉक क्या है ना, तो वो अपने हिसाब से ड्यूटी रोस्टर डिसाइड करेंगे। द रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटी or shall be maintained by engineering control and shall be conveyed to the machine staff। ठीक है ना, और जो इसका रिकॉर्ड है ड्यूटी रोस्टर का रिकॉर्ड है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल उसको मेंटेन करेगी। ठीक है ना, और स्टाफ को मशीन स्टाफ को उसको कन्वे करेगी। ठीक है ना, ड्यूटी आवर्स फॉर सीपीएच जोनल डेपो एंड सैटेलाइट डिपो। अब देखो ये तो फील्ड स्टाफ के लिए हो गया, अब सैटेलाइट डिपो जोनल डिपो या सीपीएच में ड्यूटी आवर्स क्या होगा, तो SSC, JE and other staff working in CPUS, zonal depot, satellite depot and CPUS shall have वीकली रोस्टर ओनली। ठीक है ना, तो चाहे वो CPUH हो चाहे जोनल ZMD हो चाहे सैटेलाइट डिपो हो, यहाँ पे
वीकली रोस्टर होना चाहिए, 3 वीक रोस्टर नहीं रहेगा, ठीक है ना? ना ड्यूटी आवर्स फॉर हेडक्वार्टर ऑफिस एंड कंट्रोल, यहाँ पे भाई हेडक्वार्टर ऑफिस और कंट्रोल्स होते हैं ना, वहाँ पे ड्यूटी आवर्स क्या होगा, तो JSSCTM एंड अदर स्टाफ वर्किंग हेडक्वार्टर ऑफिस इन हेडक्वार्टर कंट्रोल, zonal depot control and satellite depot control shall follow the weak working system of the respective offices and depot। ठीक है ना, जहाँ पे वो जोनल हेडक्वार्टर कंट्रोल और जोनल डिपो कंट्रोल जहाँ पर भी है, वहाँ पे जो प्रैक्टिस में है उसके आधार पे वहाँ पे ड्यूटी आवर जो है वो डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 मैन पावर हमने यहाँ से इसको कंप्लीट कर लिया है। अ, थोड़ा हम डिटेल में गए हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ में आए। एक एक चीज़ हमने अच्छे से क्लियर किया। अगर कोई डाउट हो तो हम कमेंट्स में करके आप हमको पूछ सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आगे से पढ़ेंगे हम, ठीक है ना।